यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम यहाँ एक परिचर्चा लेकर आए हैं। इस परिचर्चा का विषय है विकसित भारत में महिलाओं की स्थिति। और दर्शकों, इस परिचर्चा में मेरे साथ आए हुए हैं दो मेरे साथी। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को करवा दें। नमस्कार दर्शकों। नमी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। मैं सोनल शर्मा, आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग की तरफ से हिंदी विभाग की शिक्षिका और मैं इस कार्य क्षेत्र में पिछले 13 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा गुप्ता है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और शिक्षण के इस कार्य में लगभग 18 वर्षों से संलग्न हूँ। नमी मैम, यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने मुझे शामिल होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और मैं हूँ डॉक्टर नमी दास, एक अध्यापिका हूँ हिंदी विभाग में। शिलोंग के ही कॉलेज है उमशिपी कॉलेज। इस कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ लगभग 15 सालों से। तो सोनल मैम, जैसे कि आज के परिचर्चा का विषय है कि विकसित भारत में महिलाओं की स्थिति जी, तो आज आप एक शिक्षिका हैं और करीबन 13-14 साल से आप एक शिक्षिका के रूप निभा रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा स्रोत मिली है, या इस सफलता के पीछे आप किन का नाम लेना चाहेंगे कि जिसके लिए आज आपको ये सफलता प्राप्त हुई है? जी जी। दरअसल सबसे पहले जब हम प्रेरणा स्रोत की बात करते हैं और जब महिलाओं की बात आती है तो सबसे पहले हमारी प्रेरणा की स्रोत हमारी माता ही होती हैं जी। तो मैं अपनी माता जी को हार्दिक इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी, इस जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी जो कम सीमित सुविधाओं में रह करके और जिस तरीके से उन्होंने हम बच्चों के अंदर आत्मसम्मान भरा, आत्मविश्वास भरा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ आता है। और उसके बाद से हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग की जो महिलाएं हैं, दादी हो गई, नानी हो गई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा। उनको देख करके हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और एक सपने के रूप में, क्योंकि चार दीवारी के अंदर रह करके और अपने सपनों को साकार करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने हम लड़कियों के अंदर में एक सपने की तरह से अपने आप को जिया कि जो सपने वे पूरा ना कर पाई अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ करके उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने हमारे अंदर वो सपने को साकार होते हुए उन्होंने देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को मैं। जी मैम, और आपको देख के उनको भी खुशी हो रही है कि जो हम नहीं कर पाए आज हमारी बेटी कर रही है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उसी तरह से उन्होंने भी अपने सपने को साकार होते देखा है। बिल्कुल। प्रतिमा मैम, जैसे आपको पता ही है कि आज का हमारे परिचर्चा का विषय क्या है कि भारत में, विकसित भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज हम जैसे 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, तो इस 21वीं सदी में पहुंचने के पश्चात भी हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है? मैम, जब बात 21वीं सदी की आती है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महिलाएं चांद तक जा पहुंची है, हर क्षेत्र में अपने कदम जमा चुकी है। पहले जब हम देखते थे कि महिलाएं मात्र अगर नौकरी करने की बात आती है तो शिक्षिका, ज़्यादातर शिक्षिका बन जाती थी, यही तक सीमित था दायरा। लेकिन आज वो दायरा बढ़कर आसमान तक जा पहुंचा है। महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंची है और यहाँ तक कि छोटे मोटे कार्य भी वो करती है। ट्रक चलाना, ऑटो चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं, जो कि पहले पुरुषों के हिस्से की बात थी या पुरुष प्रधान, मतलब पुरुष वर्ग ही करते हैं, ऐसा समझा जाता था। लेकिन दुख की बात ये है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। अभी भी महिलाएं जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई हैं या सशक्त नहीं हो पाई हैं, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि कहीं कार्यस्थल पर देखिए या फिर घर परिवार में भी देखिए, उनके साथ भेदभाव होता है कार्यस्थल में या फिर रास्ते घाट में भी। नारी को कमज़ोर समझा जाता है, इसलिए कई बार उन पर टीकाकशी होती है, अपशब्द भी बोल दिए जाते हैं या फिर कार्यस्थल में भी उन्हें
मतलब उनके काम के साथ भेदभाव होता है। घरों में भी लड़का और लड़की अगर है तो लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब भी हमें उन सब चीज़ों से निकलने की आवश्यकता है। तो इसलिए नारी अभी सक्षम है, सशक्त है, लेकिन कुछ और मुकाम उसे हासिल करने होंगे। जी बिल्कुल प्रतिमा मैम, यह आपका बात बिल्कुल सही है कि नारी प्रगति तो कर रही है, उन्नत हो रही है जी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके साथ अभी भी है जो उसको बाहर निकलना ही होगा। और इस बाहर निकलने का कारण आप क्या मानती है, किस तरह से नारी इन सब चीज़ों से बाहर आ सकती है? इसके लिए देखिए मैम, नवी मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर महिला जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। सिर्फ अधिकारों की ही बात ना हो, कर्तव्यों की भी बात हो, क्योंकि सबसे पहले तो समानता की बात। और मैं समानता के ऊपर मैं यही कहूँगी मैम कि हमारा समाज, आज के समाज में, जिस समाज में हम जीते हैं, उस समाज में लोग महिलाओं को से महानता चाहता है मगर समानता नहीं चाहता। क्योंकि यदि समानता आएगी तो समानता सिर्फ प्रेम सम्मान में ही नहीं आएगी, हर जीवन के हर क्षेत्र में आएगी और घर के कामकाज में भी आएगी। तो हमारा समाज सब चीज़ में समझौता बर्दाश्त कर लेगा, समानता बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसको घर के कामकाज में समानता नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, ये तो है। जैसे कि देखिए लड़के और लड़की दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों काम से वापस घर आते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि घर में आके औरतों को ही काम करना पड़ता है ना। बहुत कम हिस्से में आता है कि दोनों मिलके करते हैं, एक साथ मिलजुल के। तो यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर महिलाओं को इन सारे चीज़ों से उभर कर बाहर आना है तो महिलाओं को खुद को जागरूक होना होगा। कोई आपको आके आपका अधिकार देगा नहीं कि ये आपका अधिकार है, आप लो। खुद के अधिकार खुद को ही बनाना पड़ेगा कि ये, और इसके लिए जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसमें प्रतिमा मैम, नारी या महिलाएं किस तरह से जागरूक हो सकती है, किस तरह से उसको जगा सकते हैं हम? इसके लिए नारी को स्वयं अपने लिए निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता होनी पड़ेगी, और उसे अपने, जैसे कि सोनल मैम ने कहा कि उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। सिर्फ वो समझौता करके नहीं बैठेगी, उसे लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगी कि परिवार जो है, परिवार से अगर ये चीज़ शुरू होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। परिवार में अगर भेदभाव ना हो, माँ, जैसे कि माँ है, अपने बेटे और बेटी में भेदभाव ना करे। जैसे कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि बच्चे आपको इस मर्यादा में रहना है, इसका पालन करना है, लेकिन वही लड़कों को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, उन्हें बस छोड़ दिया जाता है वो जैसा करना चाहे। तो इसलिए वो सम्मान की जो भावना है अपने माँ बहन के लिए तो होती है सम्मान की भावना, लेकिन जब बाहर की बात होती है तो वो सम्मान कहीं खो जाता है। तो ये घर से उन्हें ये शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कि हाँ, आप जिस प्रकार अपनी बहन का सम्मान करते हो, अपनी माँ का सम्मान करते हो, अपनी दादी का सम्मान करते हो, वैसे ही जब तुम बाहर जाते हो तो हर एक नारी का सम्मान करना है। तो इस प्रकार से नारी के मन से वो डर निकल जाएगा कि वो जब घर के बाहर निकलेगी तो दुनिया उसके लिए कैसी होगी, उसके लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें और नारी ही इसको कर सकती है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो इस बात पर मुझे एक रहीम की एक पंक्ति याद आती है कि रहीमन निज संपत्ति बिना कहूँ न कोई न सके बचाए। जिस प्रकार कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर सकता अगर उसका जल उसकी रक्षा ना करता हो। तो नारी को अपनी रक्षा स्वयं करनी है, उसके लिए कोई दूसरा आकर उसकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बस नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो नारी को सशक्त अपने बल पर होना है, अपने दम पर होना है। जी बिल्कुल। और जहाँ एक बात अभी हो रही थी कि समानता, तो मैं क्या सोचती हूँ, देखिए समानता तभी होगा, सबसे पहले उसकी सम्मान होनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ समानता भी नहीं हो सकती है ना जी। सबसे पहले सम्मान के बाद, सम्मान है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ आ जाता है।
और वही जहाँ सम्मान होगा वहाँ समानता भी हो जाएगी। जी। समानता के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। लड़ना है तो किसके लिए लड़ना है? सम्मान के लिए, कि नारी को हर जगह हर क्षेत्र में उसका जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। वो चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही सम्मान करे, नारी भी नारी की सम्मान करे। पुरुष को तो करना ही है, जबकि हमारे समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में हमें रहना है उनके साथ मिलजुल के, ना कि लड़ाई करना है कि नहीं। लड़ाई से क्या होता है? बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। तो जहाँ प्रेम भक्ति सम्मान होगा वहीं सब कुछ आसानी से मिल भी जाएगा, हो भी जाएगा। तो इससे क्या होता है? एक परिवार सुंदर ढंग से चल सकता है। जब परिवार सुंदर ढंग से चलेगा तो ऑटोमेटिकली परिवार से बाहर निकल के हम कहाँ जा रहे? समाज में जा रहे, तो समाज भी सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना है कि सारे लोगों के अंदर ये सोच, हमारी जो एक सोच है कि ये महिला है ये पुरुष है, उस सोच को बदलनी पड़ेगी। ये भेदभाव मिटा के कि हम सब समाज में रहने वाले एक है, इंसान है, है ना। बिल्कुल। तभी जाके कुछ हो सकता है। जी। तो सोनल मैम, जैसे अभी समानता की बात हुई है, इक्वलिटी की बात हुई है, तो वो महिलाओं में या लड़कियों में कहाँ से हो सकती है? शिक्षा से, शिक्षा के माध्यम से, या आप क्या मानते हैं किसके माध्यम से यह हो सकता है? जागरूकता कहाँ से हो सकती है? जागरूकता उसके परिवार से हो सकती है। अक्सर हमने देखा है कि बेटियां अपने पिता की गोद में ज़्यादा फली फूली हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत परिवार से हो और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाए, व्यवहारिक शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। सिर्फ एक को नहीं, दोनों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का। एक परिवार में लड़का और लड़की यदि हैं तो दोनों को समान रूप से शिक्षा देते हुए उनको एक आगे समाज की एक बेहतर कड़ी से जोड़ने की कोशिश किया जाए। जिस तरीके से एक छोटा पौधा यदि उसके अंदर सही तरीके से हम उसमें पोषण करें, धूप की मात्रा सही हो, खाद वगैरह सही से पड़े, तो वो आगे जा करके एक बड़ी वृक्ष का रूप धारण करेगा और फल फूल सब कुछ छाया सब देगा। उसी तरीके से एक बच्चा भी होता है, उसकी जैसी परवरिश की जाएगी आगे जा करके उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। तो ये नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर आदर्शों से आता है, नैतिक शाश्वत मूल्यों से आता है। जी जी जी। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी कवि के कुछ पंक्ति? हाँ जी मैम, कवि की पंक्तियाँ तो ठीक है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जब बात आती है तो महिलाओं को स्वयं ही जागरूक होना पड़ता है। और यहाँ पर एक पंक्ति कुछ मुझे याद आ रही है कवि श्री पुष्यमित्र जी की। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि सुनो नारियों शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, जाल बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब कट जाएंगे, और सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा ना आएंगे। जी बिल्कुल जी। इन्होंने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि गोविंदा अब आने वाले नहीं है। खुद की लड़ाई खुद करो, लड़नी है और खुद का अधिकार खुद लो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं आता है हाथ में दिलाने के लिए कि आपका ये अधिकार है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो जैसे यहाँ तक हमने बात की है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फिर IPS ऑफिसर थी किरण बेदी, और आप जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति ही एक महिला है। तो इन्होंने भी तो मुकाम हासिल किया है। प्रतिमा मैम, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला कहाँ तक सफल हुई है? देखिए मैम, जहाँ तक इंदिरा गांधी की बात है तो उनके पीछे उनकी प्रेरणा स्रोत जो थे वो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने काफ़ी उन्हें प्रेरित किया, जिसकी वजह से हम एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखते हैं तो इंदिरा गांधी का ही नाम आता है नारी प्रधानमंत्री के रूप में। फिर किरण बेदी, उनका भी जीवन कठिनाइयों से संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके परिवार का साथ पूरा रहा है उनके साथ। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके जीवन में भी संघर्ष रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सफलता पाई, आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आत्मबल था, निश्चित रूप से परिवार वालों का साथ तो था, लेकिन उनका आत्मबल था, उनकी एक लक्ष्य था जीवन में जिसे पाने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से संघर्ष किया और सफलता तक जा पहुंची। तो
इसमें घूम फिर कर बात वही आती है कि नारी को अगर सशक्त बनना है तो उससे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, संघर्ष खुद करना है। चाहे वो समाज में जो बेड़ियां खड़े कर देते हैं या मतलब कैसी भी अवरोध आए, उसे खुद ही उसे हटाना है, उसे लड़ना है, तभी वो विजय प्राप्त कर सकेगी, अपने मनचाहे मुकाम तक पहुंच सकेगी। तो इसीलिए आज नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पढ़ाई का क्षेत्र हो, पढ़ाइयों में भी आप जब देखो, जब रिजल्ट आते हैं, जब परिणाम घोषित होते हैं, तो सुना जाता है कि लड़कियों ने बाजी मार ली। जी जी। तो ये उनका आत्मविश्वास है, आत्मबल है। तो यहाँ पर आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत ही अधिक ज़रूरी है नारी को पूर्ण रूप से सशक्त होने के लिए। और हम जब बचपन से एक बेटी को पाल पोस के बड़े करते हैं, तब से मुझे लगता है कि ये परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है कि उसके दिलो दिमाग में ये बिठा दे कि तुम्हें आगे चलकर कुछ बनना ही है। बिल्कुल, है ना, कि सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बेटी होके जन्म ले लिए, फिर कुछ बड़े हो गए तो दूसरे के घर में भेज दिए, ऐसे उसकी मानसिकता नहीं बनानी है। मानसिकता ऐसी बनानी है कि नहीं, तुम्हें आगे चलकर, चाहे तुम, ये तो समाज की प्रथा है कि लड़कियां हैं तो उनकी शादी करानी है, किसी के घर जाना है, लेकिन घर भी जाना है तो ऐसे बन के जाओ कि वहाँ भी तुम्हें अपने से सम्मान करे वो। बिल्कुल, तुम्हें बोलना ना पड़े कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तुम जिस तरह से अपने किरदार निभाओगे उसी तरह से तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। बिल्कुल, है ना जी। तो इस तरह से हमारी ये माता पिता की या परिवार में रहने वाले लोगों की ये बहुत बड़ी भूमिका रहती है एक बेटी को बड़ा करने में, कि हम किस तरह के मानसिकता से उसे बड़ा कर रहे, और इसके अंदर ये ठोस पहुंचाना ही है कि तुम्हें आगे जाकर कुछ बनना है, कुछ करना है। तभी क्या हो सकता है, जब हम कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तभी हम परिवार को भी आगे ले जाएंगे। एक परिवार किससे चलता है? महिलाओं से। जी, जी। है ना, उस घर को, जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर को भी हम आगे ले जाएंगे जब हम अच्छी तरह से अपने आप एक शिक्षित व्यक्ति बनेंगे। तो शिक्षित, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आपके पास ढेरों डिग्रियाँ हो, पेन पेपर की डिग्री से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है कि हम अंदर से, अपने अंतर मन से, अपने आत्मा से शिक्षित बने। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना जी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, और ये मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कर रही हूँ, ये दोनों वर्ग के लिए होगा, पुरुष वर्ग महिला वर्ग दोनों के लिए, कि हम अंतर मन से शिक्षित बने, तभी जाके हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये परिवार में जब बच्चा ये देखकर बड़ा होगा कि नहीं, मेरे पिता जो है वो मेरे माँ को बहुत ही सम्मान कर रहे हैं, माँ से प्रेम कर रहे, तो वो बच्चा भी बचपन से दिख के सीख रहा है कि नहीं, कैसे परिवार में प्रेम भाव से अच्छे से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करके रहना है। तो आगे चल के वो बच्चा भी, कहते हैं जैसे आपने कहा सोनाल मैम, कि पेड़ को जिस तरह से सींचेंगे वो उसी का फल देगा, तो यही होता है। लेकिन कहीं हद तक, कहीं हम देखते हैं कि अच्छे परिवार के लड़के या लड़के भी बिगड़ जाते हैं। उसका कारण आप क्या मानते हैं सोनाल मैम? देखिए मैम, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में कि परिवार के दायरे बहुत अच्छे होते हैं, पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छा होता है, तो लेकिन बाहर में आने के बाद बच्चा जब बाहर जाता है, समाज से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो तरह तरह की चीज़ों से वे जुड़ता है, और उन सारी चीज़ों को वो, हमारी प्रकृति है लेने की। हम हमेशा लेने की बात करते हैं, तो जब हम, जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हम उसी रूप में हम ढल जाएंगे, और हमारे विचार यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, वो जैसा सोचता है वैसा ही पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो इंसान को अपनी बच्चों को ये सीख देनी होगी सब, इसीलिए तो परिवार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर करके आता है, कि बच्चा यदि बाहर से भी आता है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते, दोस्तों के बीच में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। दोस्तों के बीच में पढ़ेगा तो वो उनसे ले करके आएगा, लेकिन उसको वो किस हद तक ले सकता है और किस हद तक वो अपने जीवन में उतार सकता है, इसकी प्रेरणा उसको परिवार से मिलेगी। तो यहाँ पर एक परिवार बहुत बड़ी मजबूत कड़ी के रूप में आएगा। और हाँ जी, वो तो है, सीख तो हमने दे दिया, आगे उसको चलाने का दायित्व बच्चों के ऊपर है ना। परिवार, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाते, लेकिन समाज में आज जो भी गलतियां हो रही है वो
उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि हम गलतियां करें या हम सही ढंग से अपने जीवन को जिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हद के बाद उसका खुद का एक विकसित मन होता है कि वो उस विकसित मन में किसकी जगह अधिक दे रहा है, बुराइयों का कि अच्छाइयों का। जो अच्छाइयों को अपनाते हैं वो तो पूरी जिंदगी अच्छे से अपना जीवन बिता देते हैं जी। और जो लोग बुराइयों को अपने जीवन में स्थान देते हैं उनके जीवन तो नर्क बन जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। और इसी के कारण समाज में जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होती है या जो अश्लील घटना घटती है, ये सिर्फ उसी के कारण है। हम अगर कोई लड़का ने कुछ गलत किया उसके लिए हम उसके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत सीख नहीं देते हैं। वो तो है कि वो समाज में जाके किसको उसने अपनाया, अधिक महत्व उसने किसको दिया है। तो ये तो सही बात है। प्रतिमा मैम, एक बात मैं आपसे बोलूं कि देखिए हमारे समाज तो 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कहीं कहीं दहेज लिया जाता है शादियों में। सुनने से भी अभी बहुत दुख होता है कि अभी भी हमारे समाज में ये सब चल रहा है, और जिसके कारण महिलाओं को सबसे अधिक उसके लिए सताते हैं या उस परिवार को अधिक सताते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? मैम, दहेज की जो प्रथा है हमारे समाज में वो काफ़ी पुरानी है और उसे ख़त्म होते होते शायद अभी युगों लग जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया नहीं है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं जो शिक्षित वर्ग है या नहीं शिक्षित नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो दहेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह ऐसे सुनने को भी आया कि हाँ, हम बिना दहेज के शादी करेंगे, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी है, तो हम उससे शादी करेंगे, बिना दहेज के करेंगे। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि हाँ, सरकारी नौकरी है तो उसके लिए इतना दहेज लेंगे, और इतने बड़े पोस्ट पर है तो उसके लिए इतना दहेज है। तो ये मानसिकता ख़त्म करना हमारे समाज से बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से ये हो रहा है। लेकिन और यहाँ पर अगर ख़त्म करना है तो यहाँ लड़कियाँ ही, नारी ही खुद उसे खड़ा होना पड़ेगा कि मैं शिक्षित हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ, तो मैं क्यों दहेज दूँ, मैं क्यों दहेज दूँ। जब ये भावना लड़कियों में आने लगेगी, वो अपने परिवार को भी समझा पाएंगी कि नहीं, आप मेरे लिए दहेज क्यों दोगे, क्योंकि आपने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, जिस प्रकार लड़के के घर वालों ने पढ़ाया लिखा है, आपने भी खर्च किए हैं पैसे, उनके परिवार ने खर्च किए हैं, तो ठीक है, मैं तो सक्षम हूँ ना। तो अगर मुझसे किसी को शादी करनी है तो बिना दहेज के करे, वरना ना करे, क्योंकि लड़की या नारी आज आत्मनिर्भर है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो जब लड़कियां खुद ये कदम उठाएंगी, वो विरोध करेंगी इस बात का, तभी ये दहेज की प्रथा जो है हमारे समाज से ख़त्म हो सकेगी, वरना ये तो ना ख़त्म होने वाली बीमारी की तरह है। यहाँ कुछ हद तक प्रतिमा मैम बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन कुछ हद तक मैं मानती हूँ कि इस पर पुरुषों को भी जागृत होना होगा, जो शादी करने जा रहे, जिससे भी शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों का दबाव हो ही सकता है कि नहीं, तुम इतने पढ़ लिख चुके, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया तो तुम्हें दहेज लेना ही होगा। तो उसमें पुरुष को भी खड़ा होना होगा कि मैं एक शिक्षित लड़की से ब्याह करने जा रही हूँ, ना कि पैसे से। तो वहाँ एक पुरुष को भी ठोस कदम उठाना होगा, तब जाके शायद मुझे लगता है कि ये दहेज प्रथा जो है पूरी तरह से बंद हो पाएगी। जी, आज की युवा पीढ़ी अगर आगे बढ़कर इसका विरोध करती है तो ज़रूर ये प्रथा जो है वो दम तोड़ देगा और ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैं जैसे अपने कॉलेज में जैसे अपने बच्चों से बातें करती हूँ, तो देखिए वो भी तो डिग्री में पढ़ रहे, तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, कह सकते कि वो लोग अशिक्षित है, लेकिन कहते नहीं मैम, हमें तो दहेज देना ही होगा, अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमें बिरादरी से निकाल देंगे। इस तरह की बातें वो लोग कहते हैं, तो सुन के बहुत दुख होता है कि आज भी इस युग में भी मतलब लड़कियों की या लड़कियों के परिवार की स्थिति ऐसे है कि कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें दहेज देने के लिए इतने लाखों लाखों पैसा जोगाड़ करना पड़ता है। तो जो परिवार में 2-3 लड़कियां हैं, उनके माता पिता तो जी ही नहीं रहे, जी जी, क्योंकि वो जी ही नहीं सकते। अगर वो खर्चा करेंगे तो दहेज के पैसे कहाँ से जोड़ेंगे। किसी तरह से वो जीते हैं और सारी जिंदगी वो क्या करते हैं कि दहेज के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। सुन के बहुत खराब लगता है। ये हमारे समाज की एक दुखद धारणा है, हाँ। जिसे बदलना ही होगा, और ये सामाजिक जागरूकता इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और समानता, जैसे कि समानता पे हम लोगों ने बात किया
कि लड़की और लड़के को इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, करना होगा और आगे आकर लड़ना होगा कि हम नहीं देंगे या हम नहीं लेंगे जी, दोनों पे। यही एक कारण है कि लड़कियों के जन्म पर परिवार वाले उतनी खुशियां नहीं मना पाते हैं, क्योंकि जन्म के साथ उनके सर पर टेंशन आ जाती, चिंता आ जाती है कि दहेज देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी वजह से कई भ्रूण हत्या जो हम सुनते हैं वो भी हमारे समाज में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही दुखद है। तो जागरूकता सब तरफ से आनी चाहिए, तभी ये खत्म होगा। जी, वही मैंने कहा ना कि हमें चारित्रिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, चारों ओर से जब हम अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि समाज में जो कुछ घटना घट रही है उनको हम बंद कर सकते हैं। और ये जागरूकता सभी में होना चाहिए, सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी होना होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है हम किसी एक को छोड़ के हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते कि महिलाएं बढ़ रहे पुरुष नहीं बढ़ रहे या पुरुष बढ़ रहे महिला नहीं बढ़ रहे, क्योंकि दोनों से ही, जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं कि एक नहीं चल रहा है तो बाकी भी नहीं चलेंगे, ठीक उसी तरह से परिवार हो, समाज हो, चलाने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत है, इसके बिना हम नहीं चल सकते। तो अगर जागरूकता आनी है तो सब में आनी होगी, तभी जाके हम कुछ सुधार कर सकते हैं, है ना? जी जी। और ठीक है, तो आप जैसे सोनल मैम, आप इसके पीछे जैसे 21वीं सदी में है, पुराने ज़माने में हम जाए तो देखा जाता है कि स्वयं ईश्वर को भी देवी के पास आना था चाहिए। क्यों आए थे? कि शक्ति देवी क्या होती है, शक्ति के रूप में पूजी जाती है, कि एक शक्ति ही सबकी रक्षा कर सकती है। देवता भी आए थे कि हमारे रक्षा करो। बिल्कुल। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाएं किस तरह के शक्ति के ऊपर निर्भर करती है, किस तरह की शक्ति वो है? मैम, महिलाओं को, स्त्रियों को, या पहले समय की जब बात आई है तो यहाँ पर नारियों मतलब स्त्रियों को प्रकृति से जोड़ा गया है। प्रकृति के बिना सब कुछ अधूरा है। शक्ति स्वरूपनी स्त्रियों को कही जाती है। दुर्गा माँ को आप देखिए, है ना, सबसे बड़ा उदाहरण तो आप हम वहीं से लेंगे, और किससे क्या लेना है। तो कहने का मतलब कि जो है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे जो है कि आप कालिदास की पत्नी विद्योत्मा जी की बात कीजिए कि उस समय पर इतनी प्रकांड विदुषी एक तरह की, और उन्होंने पुरुषों से भरे समाज में उन्होंने शास्त्रार्थ, न जाने कितने उन्होंने शास्त्रार्थ जीते। जी। तो ये सबसे बड़े समाज के लिए, हमारी आज की महिलाओं के लिए ये उदाहरण का स्रोत है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पहले के ज़माने में उदाहरण पड़े हैं जहाँ से महिलाओं को खुद से वो प्रेरित हो सकती हैं। किसी भी हालत में हम नहीं कह सकते कि वो डरने की, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने समाज को जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सभी चीज़ों को यदि हम ले करके चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर लड़कियाँ खुद से जागरूक हो सकती हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। और नारी को हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। जब हम उनको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते, तब अपने मन में भी एक उत्साह बढ़ जाती है कि अगर उन्होंने कर पाए तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो उसी के कारण शायद आज हम भी जहाँ पहुँचे हैं वही से प्रेरणा लेके वही सब कुछ करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। और हम ये मानते हैं कि हमारे आगे भी महिलाएं और भी कुछ करके दिखाएंगे। सब कुछ कर रहे महिलाएं, बस थोड़ा सा सुधार करना है अपने आप में, कि हम ना तो झुकेंगे, ना डरेंगे, ना मरेंगे किसी के कारण, जिएंगे तो अपने लिए जिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इतने सुंदर परिचर्चा में भाग लिए। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इस परिचर्चा से बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, लाभान्वित हुए होंगे और उन्हें ये सुन के, जान के अच्छा भी लगा होगा। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।